हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और एट द रेट डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद वैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नीट 2024 की जो काउंसलिंग होने वाली है उसमें जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। अभी तक जितने भी नीट एस्पायरेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है उनको पता चल चुका होगा कि उनके मार्क्स किस रेंज में हैं और उनको काउंसलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हालांकि ऑलरेडी मैंने सभी कोर्सेज MBBS, BDS, आयुष कोर्स जैसे BAMS, BUMS, BHMS, BSc नर्सिंग, इन सभी की कट ऑफ मैंने डाल दी है। ऑल इंडिया कोटा की सभी की और स्टेट कोटा की भी स्टेट बाय स्टेट डाल रहा हूँ। कैटेगरी वाइज और राउंड वाइज क्या कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर, और उसी में एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल की भी बता रहा हूँ और उन्हीं वीडियोज़ में ये भी बता रहा हूँ कि कितने मार्क्स होने चाहिए कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। तो जिन लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है और आपको अभी नहीं पता है कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप जाकर उन वीडियो को देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। इन जनरल अगर लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही थी उससे 20 नंबर 30 नंबर भी कम है तब भी आपको काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। बाकी एग्जैक्ट आइडिया जो है पूरा रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। लास्ट ईयर की पूरी कट ऑफ मैंने डाल रखी है। तो यहाँ पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो अभी ये जो डॉक्यूमेंट हैं आपको पहले ही 3 सेट आपके एडमिशन में लगेंगे। जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ तो इनकी 3 कॉपी बनाकर रख लें, क्योंकि यही सेम अभी नहीं बनाएंगे तो बाद में बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई सर्टिफिकेट वगैरह आपका नहीं बना है तो उसमें टाइम भी लग सकता है, इसलिए पहले ही बनवाने तो ज़्यादा बेटर है। सबसे पहली चीज़, नीट का एडमिट कार्ड। आपके पास इसकी PDF होगी, अगर नहीं है तो अभी भी वेबसाइट चल रही है, वहाँ से जाकर आप उसको डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट निकाल कर रख लें, 3 प्रिंट। नीट फॉर्म, तो जब आपने नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा तो एक कन्फर्मेशन पेज आता था। तो मेरे टाइम पर ये नीट का फॉर्म मांगा था, अब कभी ये इसको मांगते हैं कभी नहीं मांगते हैं, तो बेटर है इसकी 3 कॉपी आप इसको भी निकाल कर रख लें। जो कन्फर्मेशन पेज जो आपने नीट का रजिस्ट्रेशन किया था वो वाला। दूसरा आएगा आपका तीसरा, नीट स्कोर कार्ड या फिर रैंक लेटर, यानी जो आपका रिजल्ट आएगा उस टाइम पर आपका जो स्कोर कार्ड होगा वो भी आपका लगेगा, उसकी भी आपको फोटोकॉपी करके रखनी है। तीसरा है, यह है नीट प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। जब आप काउंसलिंग करेंगे, वो चाहे आप MCC काउंसलिंग करें या फिर आयुष की करें या किसी स्टेट कोटा की करें, जिस भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ पर आपको जो कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पर जो आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो ये जब कॉलेज आपका अलॉट हो जाएगा तभी आपको ये बनवाना है। तो उसकी 3 कॉपी आपको फोटोकॉपी निकालनी है। कैसे कैसे काउंसलिंग होती है उसका पूरा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता दिया, उसका डिटेल वीडियो MCC, आयुष, MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, BAMS, BUMS और BHMS सभी को। तो आपने उस वीडियो को भी जाकर देख लेना है, अगर नहीं देखी अभी तक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। अगला जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है 10th क्लास की पासिंग सर्टिफिकेट, 12th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। अब यहाँ पर डाउट्स हो सकता है कुछ बच्चों को, तो कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं दिया जाता, कुछ जगहें ऐसी होती है सिर्फ 12th क्लास में पासिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है, जैसे UP बोर्ड के अंदर। तो आपको सिर्फ 12th का पासिंग सर्टिफिकेट ले आना, बाकी मार्कशीट तो दोनों सबकी कॉमन है, कहीं के भी आप पढ़ने वाले हो दोनों मार्कशीट चाहिए होंगी। पासिंग सर्टिफिकेट अगर आपके कॉलेज में दिया गया है तो आप उसको लेकर जाएंगे, अगर नहीं दिया गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बोल देंगे कि हमारे यहाँ नहीं मिलता है। जैसे अभी तक CBSE में दोनों सेपरेटली दिया जाता था, लेकिन अभी सुनने में आया कि जो पासिंग सर्टिफिकेट है अब CBSE भी नहीं दे रहा है। तो अगर नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जब आप डॉक्यूमेंट्स लेने गए थे आपके कॉलेज से, और एक बार आप पूछ लेना अपने कॉलेज में कि आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर मिलता है और आपने नहीं लिया तो जाकर ले लें, और अगर नहीं मिलता है तो सिर्फ मार्कशीट भी, दोनों काफ़ी है। अगला आता आपको कोई एक ID प्रूफ लेना है, उसकी 3 कॉपी लगेंगी। उसमें मोस्ट कॉमनली आधार ही लगेगा, लेकिन आधार नहीं है तब आप पैन कार्ड लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, पासपोर्ट। तो जो इनमें से कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको लगाना होगा। आपको 8 कम से कम पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ एडमिशन के टाइम पे लगेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं। बाकी काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो उसमें आपको ऑनलाइन फ़ोटोकॉपी इसकी सबमिट करनी पड़ सकती है। तो ये जब डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे तभी आप इसको लगा पाएंगे काउंसलिंग में भी। बाकी ओरिजिनल जो है आपकी जब कॉलेज में एडमिशन होगा तभी यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। तो कम से कम 8 लगेंगे। मैं तो कहूँगा 24 फ़ोटो आप बनवा के रख लें पूरी काउंसलिंग में, और फर्स्ट ईयर में पूरे जो हैं ये यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि कॉलेज में पहुँचने के बाद भी बहुत जगहों पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगला आएगा TC या फिर माइग्रेशन। तो ये भी आपका एडमिशन के टाइम पर ज़रूरत है, इसको ज़रूर आप कॉलेज से बनवा लें जहाँ से भी निकले हैं। इसमें TC और माइग्रेशन में बच्चों को डाउट होता है कि कुछ ऐसे होंगे जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और आपने नीट वही डाला था कि ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको ये वाला माइग्रेशन चल जाएगा जो भी आपका कॉलेज वाला है। उसके साथ साथ आपका गैप सर्टिफिकेट ज़रूर लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल इसी साल आपका BSc BA जो भी आप कर रहे थे वो कंप्लीट हुआ और अभी नीट भी हो गया तो आप सोचें कि कंटिन्यूटी है तो आपको गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी, आपको तब भी गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा।
तो अगर आपने जो भी कोर्स किया था उसके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थे, कंप्लीट नहीं हुआ है कोर्स, तब वहाँ से टीसी ना लगवाएं। आप जो पुराना 12th वाला कॉलेज था वहाँ से टीसी ले लें, माइग्रेशन ले लें, वो लग जाएगा। और इस बीच में अगर आपने कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं है, यानी अगर आपका नीट बीच में 1-2 गैप के बाद हुआ है, तब आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये जो नॉर्मल अगर आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पर भी वकील वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप एक फॉर्मेट में लिखवा लेंगे। तो इसके ज़्यादा इशू नहीं है, अगर पहले बनवा लेते हैं तो भी ठीक है। बाकी हर एडमिशन में जहाँ पर भी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा वहाँ पर इस सब की सुविधा रहती है। कचहरी से लोगों को बुलवा दिया जाता है जो है ये सब काम करते हैं, गैप सर्टिफिकेट बनवाना और अदर डॉक्यूमेंट बनाना, तो वहाँ पर कॉलेज में भी ये हो जाता है, लेकिन पहले बनवा लेंगे तो ज़्यादा बेटर। अगला है इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट। कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ पर जो 10th या 12th वहाँ से किए तो उन्हें इक्विवेलेंस का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, तो वो अगर कुछ स्टेट में रिक्वायर्ड है तो आप उसके हिसाब से बनवा लेंगे। यूपी में जैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एप्लीकेबल हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ी ध्यान देनी होगी। कास्ट सर्टिफिकेट, EWS और PWD, इन सब सर्टिफिकेट्स में थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। क्या हैं? कास्ट सर्टिफिकेट में जो भी आपका है तो 2 तरीके होते हैं, एक होता है सेंट्रल वाला और एक होता है स्टेट वाला। जैसे OBC में एक सेंट्रल वाला NCL और एक होता है रेस्पेक्टिव स्टेट का। तो अगर आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल वाला लगेगा। अगर आप स्टेट वाला लगाते हैं तो वो नहीं चलेगा। दूसरी चीज़, अगर आप स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको सिर्फ स्टेट वाला OBC सर्टिफिकेट लगेगा, यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा का नहीं चलेगा। तो आप अगर स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप स्टेट का बनवा के रख लें। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा होता है, लास्ट ईयर भी काउंसलिंग के टाइम पे बहुत सारी क्वेरी आई थी कि उनके पास NCL का है, सेंट्रल वाला है और स्टेट वाला नहीं है। तो अगर स्टेट वाला नहीं है तो उनको उनकी कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। कॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन जनरल से अगर मिल रहा होगा तब मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो अगर दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो दोनों बनवा लें, ऑल इंडिया कोटा भी, स्टेट भी। किसी एक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कोई एक बनवा के रख लें, ठीक है। और इसको जो है 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद का सर्टिफिकेट बनवाएं, वही वैलिड होगा। इसी तरीके से EWS सर्टिफिकेट तहसील से आप लोग बनवा सकते हैं। एक यहाँ पर लिमिटेशन है कि आपको जो है ये 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट भी और EWS सर्टिफिकेट भी 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद का। अगर इससे पहले का आपका बना हुआ है तो आप इसको क्या करेंगे, रीन्यू करा लेंगे। अगला है इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट की भी एडमिशन के टाइम पे ज़रूरत पड़ती है। अब ये मैटर नहीं करता आप EWS कैटेगरी से हैं या नहीं हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, आप इसको बनवा कर रख लें। अगला है PWD सर्टिफिकेट, यानी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो इनको जो सर्टिफिकेट बनवाना है, ऑलरेडी इनका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह से ऑलरेडी बना हुआ होगा सर्टिफिकेट, लेकिन वो काम नहीं करेगा। अब इन सभी स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, अभी जब काउंसलिंग शुरू होगी तो 13 से 14 कॉलेजेस का ऐसी लिस्ट आएगी जहाँ पर ये लिखा होगा कि आप जो है अपने PWD सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। उन्हीं वेरीफाइड सेंटर से अगर आप PWD सर्टिफिकेट बनवाएंगे तभी वो वैलिड होगा, अदरवाइज़ नहीं माना जाएगा। और एक और चीज़ रहती है, यहाँ पर 40% डिसेबिलिटी या उससे अबव होती है तभी आपको PWD सर्टिफिकेट जो है माना जाता है, यानी तभी आपका PWD सर्टिफिकेट इन सेंटर्स पे बनेगा और तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। अगला आता है हेल्थ सर्टिफिकेट। इसको लेकर बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर कन्फ्यूज़न रहता है। तो हेल्थ सर्टिफिकेट अगर आप बनवाना चाहते हैं तो एक किसी भी जो प्रैक्टिशनर है, जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है, वहाँ से जाकर आप एक हेल्थ सर्टिफिकेट, उनको पता रहता है फॉर्मेट वगैरह, उनसे बनवा लेंगे। बाकी स्टेट टू स्टेट ऐसा भी वेरी करता है कि कुछ जगहों पर कॉलेज में खुद से वो लोग हेल्थ स्टेटस देखते हैं, सारी चीज़ों को देखने के बाद आपका खुद से सर्टिफिकेट बना के और एडमिशन ले लेते हैं। जैसे यूपी के अंदर आयुष काउंसलिंग हो या फिर नीट की काउंसलिंग हो, दोनों में ही आप चाहे ऑल इंडिया कोटे से भी आ रहे हो तब भी आपको हेल्थ सर्टिफिकेट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको आकर अपने जो चेक वगैरह नॉर्मल करते हैं, जो चीज़ें हैं आपसे पूछ लेंगे, कोई लंबी बीमारी तो नहीं है, और आई टेस्ट वगैरह कर लेते हैं, वहाँ पर पढ़वा के देख लेंगे ये सब। तो उसमें आपका हेल्थ सर्टिफिकेट कॉलेज में ही बन जाता है और अलग से आपको कोई भी सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इस तरीके से ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपके स्टेट में है या नहीं है तो उसके लिए आप एडवांस में एक बनवा के रख लें, अगर चलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पर परेशान ना होना। अगला होता है बॉन्ड सर्टिफिकेट। तो कुछ कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर बॉन्ड रहता है। बॉन्ड क्या होता है कि एक लिमिटेशन होती है कुछ कॉलेजेस में, कहाँ पर होता है सर्विस बॉन्ड। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर सर्विस बॉन्ड है कि आप MBBS कंप्लीट करेंगे तो 2 साल आपको सर्विस देनी है। ये गवर्नमेंट का होता है कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे, कॉलेज आपको खुद फॉर्मेट देगा, आपको सिर्फ उससे भरवाना है। वहाँ पर मैंने बोला था ना कि तहसील से कुछ लोग वहाँ पर बुलवा के रखा जाता है कॉलेज में, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करवाएं। तो ये सब भी आपको स्टाम्प पे लिखवा के रख लिया जाता है। अगला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो है एक ऐसा इशू है कि आप स्टेट काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको 100% इसकी रिक्वायरमेंट है।
तभी आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तब आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ जगह पर ऐसा है कि रूल दूसरे हैं, जैसे यूपी के अंदर अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है और आपने 10th और 12th यूपी से की है तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा विदाउट डोमिसाइल। लेकिन फिर भी अगर आप जो जिस भी स्टेट के उसको बनवा के रख लें, कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो ऑल इंडिया से भी अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तब भी आपसे डोमिसाइल मांगते हैं एज अ प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। काउंसलिंग का नहीं, लेकिन रेसिडेंस का प्रूफ के यहाँ जगह पर डोमिसाइल मांगते हैं। तो आपका अगर डोमिसाइल नहीं है तो रिसेंट वाला डोमिसाइल बनवा लें 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद का। तो ये थी डॉक्यूमेंट की लिस्ट। इसमें आपका कोई डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।